मैं विज्ञान में आप लोगों को कक्षा 9 में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझेंगे, जानेंगे। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये आपको हमेशा जहाँ तक आप भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे वहाँ तक काम आएगा। ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जहाँ तक आप, मैंने बताया ना कि जहाँ तक आप भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, जिस क्लास तक पढ़ेंगे वहाँ आपको ये ज़रूर काम आएगा। इसलिए इसको बेसिक कॉन्सेप्ट कह करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? पढ़ने से पहले आप लोग ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आप लोग जैसे ही लिंक मिले तो लिंक ओपन करेंगे, यूट्यूब में वीडियो मिलेगा आपको। ठीक? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक बेल बनी होगी, घंटी बनी होगी, उसको भी क्लिक कर देंगे। ठीक है ना? इससे क्या होगा, जब मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली एक मैसेज पहुंच जाएगा। जैसे ही आप नेट ऑन करेंगे, मेरा वीडियो अगर नया आया है तो आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरा नया वीडियो आ चुका है और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? मैं आप लोगों को जूम ऐप में नहीं पढ़ाऊंगा, यूट्यूब में ही पढ़ाऊंगा। ठीक? जूम ऐप में बड़ी समस्या होती है, आप लोग उसी टाइम पे देख सकते हैं, उसी टाइम पर पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में क्या रहेगा, जब आपका मन करेगा आप दोबारा उस टॉपिक को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो हमें पढ़ना है भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ना है? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। ठीक? सबसे पहले भौतिक विज्ञान की परिभाषा जान लेनी है। भौतिक विज्ञान हम कहते किसको हैं, क्या है ये भौतिक विज्ञान? ठीक? तो भौतिकी, भौतिक वस्तुएं, इस तरह से आप लोगों ने सुना होगा। जो भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नहीं भी देख सकते, ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज हैं, राशियां हैं जिनको हम नहीं देख सकते। ये सभी की सभी भौतिकी के अंतर्गत आती हैं। ठीक? तो भौतिकी में हम करते क्या हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग द्रव्य यानी मैटर और ऊर्जा यानी कि एनर्जी, भौतिक विज्ञान में हम द्रव्य और ऊर्जा इसका अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त द्रव्य और ऊर्जा के मध्य जो भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। फिर भौतिक विज्ञान को भी अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है। ठीक? तो वो शाखाएं आगे चल करके आप लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गई भौतिक विज्ञान की परिभाषा। इसके बाद आती है भौतिक राशियां क्या होती हैं। ठीक? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। ये भौतिक राशियां क्या होती हैं? तो भौतिक राशियां वो राशियां होती हैं जिनको हम किसी ना किसी मापक यंत्र द्वारा माप सकें, उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां। ठीक है? जिन्हें हम माप नहीं सकते वो भौतिक राशियां नहीं है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग, चाल, है ना? ये सभी की सभी क्या है? भौतिक राशियां होंगी। ठीक? लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, है ना? जो भी है इनको हम माप सकते हैं किसी न किसी मापक यंत्र से, इन्हें हम कह देते हैं भौतिक राशियां। ठीक? अब ये भौतिक राशियां जो है, इन्हें दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक तो मूल राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। ठीक? मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, और व्युत्पन्न डेरिवेटिव। ठीक? मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, इस तरह से दो भागों में बांटा गया है। ठीक? तो ये मूल राशियां, अगर हम मूल राशियों की बात करें तो मूल राशियां 7 होती हैं। ठीक है?
फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां 7 होती हैं। मूल राशियां कहते किनको हैं पहले ये जानना है। तो ध्यान देना है, वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती हैं, उन्हें हम कह देते हैं मूल राशियां। ठीक है ना? मूल राशियां 7 होती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और सातवीं है पदार्थ की मात्रा। ठीक, इतनी ये 7 राशियां होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा यहां जो लेते हैं तो आणविक मात्रा लेते हैं। क्या कहते हैं? आणविक मात्रा। ठीक है ना? पदार्थ की आणविक मात्रा को हम क्या कह देते हैं? पदार्थ की मात्रा 60 पे लिख देते हैं, या पदार्थ की मात्रा कह दें, चाहे पदार्थ की आणविक मात्रा कह दें। ये 7 मूल राशियां होती हैं। तो मूल राशि मैंने क्या बताया? लंबाई का द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है। लंबाई हमें ये मापना है, ये बोर्ड कितना लंबा है। तो क्या हमें बोर्ड का वजन चाहिए? क्या नहीं चाहिए ना? अगर हमें इस बोर्ड की लंबाई मापनी है तो हम केवल लंबाई मापेंगे कि पहले उसका द्रव्यमान मापेंगे, वजन मापेंगे? वजन नहीं मापेंगे, है ना? तो इस तरह से ध्यान देना है। लंबाई क्या हो गई? अपने आप में एक तरह से पूर्णतः स्वतंत्र हो गई, यानी लंबाई क्या है? एक मूल राशि है। इसी तरह से द्रव्यमान, अब उसी को ले लें, हमें इस डस्टर का हमें द्रव्यमान चाहिए, तो क्या हम इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। ठीक, लेकिन हाँ, अगर घनत्व लेना है, क्या लेना है? घनत्व। तो घनत्व के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका द्रव्यमान भी चाहिए और इसका वॉल्यूम भी चाहिए, आयतन भी चाहिए, है ना? तो घनत्व क्या हो गया? द्रव्यमान लेना है तो द्रव्यमान में हमें आयतन नहीं चाहिए, लेकिन घनत्व अगर लेना है तो घनत्व में इसका आयतन भी लेना है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि घनत्व 2 राशियों पर निर्भर कर रहा है, जबकि द्रव्यमान अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक, तो ऐसे जो राशियां अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम कह देते हैं मूल राशियां। इसके बाद आता है मूल मात्रक। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, इकाई। मात्रक यानी इकाई भी कह देते हैं। तो मूल मात्रक किन्हें कहते हैं? इन्हीं मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कह देते हैं। जैसे लंबाई हम किसमें मापते हैं? लंबाई मापते हैं मीटर में। द्रव्यमान किसमें मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। ठीक, समय किसमें मापते हैं? सेकंड में। ठीक, ताप डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। ठीक, या केल्विन भी ले लेते हैं, डिग्री सेल्सियस या केल्विन। ज्योति तीव्रता, कैंडिला, इसका मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। ठीक, तो इस तरह से ये 7 मूल राशियां हैं और ये 7 उनके मूल मात्रक हो गए। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, ताप डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक मोल। ठीक है, अब ये मूल मात्रक आए कहां से, इनको थोड़ा सा जानना है। ये मूल मात्रक जो होते हैं ये बने कहां से, कैसे बन गए? ठीक, तो वास्तव में मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां हैं। विश्व में कई देश हैं और कई देश होने के साथ साथ उनके मात्रक अलग अलग हैं। जैसे आप लोगों ने ही देखा होगा, अपने घर परिवार में देखा होगा या मार्केट में देखा होगा, आप कोई कपड़ा लेने जाओ
तो कपड़ा आपको किस लंबाई में माप करके देगा? वो मीटर में माप करके देगा, है ना। इसकी बजाय आप कहीं ज़मीन ले रहे हैं, प्लाट ले रहे हैं घर बनाने के लिए, तो आपको किस में लंबाई माप करके देता है? फुट में, है ना। कपड़ा आपने लिया, आपको माप करके दिया मीटर में, ठीक। आपने जमीन लिया, घर बनवाने के लिए प्लाट खरीदा, तो वो आपको किस में माप करके दे रहा? फुट में दे रहा है ना। इस तरह से ये अलग अलग मात्रक हो गए, दोनों क्या हो गए? अलग अलग मात्रक हो गए, ठीक। तो इसी तरह से मैंने क्या बताया, विश्व में विभिन्न देश हैं, कई देश हैं, हर एक देश की अपनी मापन पद्धति थी, अपने अपने हिसाब से सब लोगों ने मात्रक एडजस्ट कर रखा था, मान रखा था, ठीक। तो चूंकि वैश्विक व्यापार में, एक दूसरे देश से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लोगों को समस्याएं आती थी, बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसके लिए फिर हमारे विद्वानों ने एक मीटिंग बुलाई और उस पेरिस के सेब्रे नामक स्थान पर मीटिंग बुलाई और वहीं पर बैठे और वहाँ पर सभी देशों के विद्वानों ने मिलकर के चर्चा की कि हम अपने अपने मात्रकों को अलग अलग ना लेकर के एक कर लें। मात्रक में बता दूं, मुख्य रूप से 3 पद्धतियां थी मात्रकों की। एक थी FTS, दूसरा CGS और तीसरा MKS, ठीक। FTS मतलब फुट पाउंड सेकंड, लंबाई फुट में, द्रव्यमान सेकंड में। ये लंबाई के मात्रक लिख रहा हूं, ये द्रव्यमान के और ये समय के मात्रक, ठीक है ना। लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में मापा जा रहा था, ठीक। CGS पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में, ठीक, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में ही चल रहा था। MKS में लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में ही चल रहा था, ठीक। तो समय का मात्रक तो सेम था, लेकिन लंबाई और द्रव्यमान के मात्रक अलग अलग थे। इस तरह से मुख्य रूप से ये 3 पद्धतियां थी। बाकी लोकल की यानी स्थानीय मापें अलग थी। अभी भी आप लोग अपने स्थानीय क्षेत्रों में देखेंगे, वहां बहुत से मात्रक चलते हैं मापने के लिए, ठीक। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, मीटिंग की और इन तीनों पद्धतियों के मात्रकों को एक करने की कोशिश की, ठीक। और एक ही मात्रक बना करके आगे रख दिया गया, जिसे कहा गया SI मात्रक, या उसी को MKSI कर दिया गया, ठीक। SI मात्रक कह दिया गया या MKSI मात्रक कह दिया गया, यानी जो यहां मैंने अभी लिखा था MKS पद्धति बताया था, उसी पद्धति को आगे अप्रूवल दे दिया गया और वही मात्रक आगे सभी जगह प्रयुक्त होने लगे, ठीक। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति प्रकाश में आ गई और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लोगों को आसानी होने लगी। तो ये मात्रक बनाए कैसे गए, थोड़ा सा वहां पर चलते हैं। वास्तव में जो मूल मात्रक होते हैं, ठीक, उसमें करते क्या हैं, हम जैसे द्रव्यमान का मात्रक बनाना है, तो द्रव्यमान का मात्रक बनाने के लिए उन्होंने किया क्या, एक कोई पिंड ले लिया, ठीक, और उस पिंड का जैसे ये ले लिया, एक पत्थर ले लिया, ठीक, और ये कह दिया कि इसकी बराबर मात्रा जितने जितने में होगी उसको हम क्या कह देंगे, 1 किलोग्राम कह देंगे। कोई एक पत्थर, ये छोटा सा पत्थर मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया है, ठीक है। उन्होंने एक ले लिया टुकड़ा और ये कह दिया कि इतने टुकड़े को हम क्या कहेंगे, इतना टुकड़ा कहलाएगा 1 किलोग्राम। इसके बराबर जो मात्रा दूसरे पिंड की होगी वो पिंड भी 1 किलोग्राम का कहा जाएगा। तो मार्केट में आपको बहुत ढेर सारे 1 किलोग्राम के बाट दिख जाएंगे, ठीक। इस तरह से मूल मात्रक बनाए गए, ठीक। जब जैसे लंबाई बनाना है, लंबाई का मात्रक, तो उन्होंने क्या किया, लंबाई के लिए एक फिक्स लंबाई ले ली और कह दिया इतनी ही लंबाई को केवल 1 मीटर लंबाई कहा जाएगा। तो उसी माप के बहुत से मीटर बना दिए गए, ठीक। तो इस तरह से ये मूल मात्रक बन गए, ठीक है।
जैसे समय का मात्रक सेकंड है, इसी तरह से समय का मात्रक सेकंड भी बनाया गया। इनके इंटरनेशनल सिस्टम में परिभाषा भी लिखी गई है कि जैसे 1 सेकंड की बात करें, 1 सेकंड कितना समय अंतराल होता है, तो हम 1 सेकंड की अगर बात करें तो 1 सेकंड इतना समय अंतराल होता है जितने में कि परमाणु घड़ी में, किसमें, परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु लगा होता है और वो क्या करता है, उस घड़ी में कंपन करता है, कंपन करेगा। ठीक, तो वो परमाणु कितना कंपन करता है 1 सेकंड में? 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 बार कंपन करता है। 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 इतनी बार। ठीक, इस कंपन को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकेंगे, है ना। 1 सेकंड में इतने कंपन हो जाएंगे। परमाणु घड़ी में जो सीजियम परमाणु लगा हुआ है वो 1 सेकंड में इतने कंपन कर देता है। ठीक, मतलब इतने कंपनों की संख्या को क्या कह दिया गया कि यह 1 सेकंड समयांतराल होगा। इस तरह से 1 सेकंड की परिभाषा बनाई गई। ठीक है ना। तो इसी तरह से अन्य जो मूल मात्रक मैंने बताए, इनकी सभी की परिभाषा बनाई गई है। वो परिभाषा हालांकि आप लोगों के लिए सिलेबस में नहीं रखे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को बेसिक ही समझा रहा हूँ। अगर ज़्यादा रखा होता तो मैं आप लोगों को पूरा क्लियर समझाता। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों ने पढ़ लिया कि मूल मात्रक कैसे बनाए गए। ठीक, तो ये मैंने अभी आप लोगों को मूल राशियां बताई। इसके बाद दूसरा क्या बताया था, व्युत्पन्न राशियां। ठीक, तो व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा क्या होगी? मैंने अभी बताया कि मूल राशियां क्या होती हैं, अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। ठीक, और जो व्युत्पन्न राशियां होंगी वो इनमें से 2 या 2 से अधिक राशियों पर निर्भर करेंगी। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे अभी भी मैंने उदाहरण दिया था आप लोगों को घनत्व का, है ना। तो व्युत्पन्न राशियों में जैसे हम ले लें, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है ना। जैसे आयत का क्षेत्रफल ही ले लें तो वो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो ये 2 चीजों पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर, और दूसरा चौड़ाई भी क्या है, एक तरह की लंबाई ही है ना। चौड़ाई भी क्या है, एक तरह की लंबाई है। जैसे इस बोर्ड में ले ले, ये लंबाई है, ये भी तो लंबाई है, बस क्या है ये लंबाई इस लंबाई से थोड़ा सा कम है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, चौड़ाई। लेकिन वो भी क्या है, एक तरह की लंबाई ही है। तो इस तरह से क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। इसी तरह से जैसे ले ले आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। तो ये किन किन पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर, फिर से लंबाई पर, और ऊंचाई भी क्या है, एक तरह की लंबाई ही है। तो आयतन 3 राशियों पर निर्भर कर रहा है। जैसे चाल हम ले लें, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी एक तरह से क्या है, लंबाई है, और ये समय ही रखा हुआ है। दूरी भी तो एक तरह से लंबाई ही होती है ना। तो चाल लंबाई पर और समय पर निर्भर कर रहा है। इसी तरह से वेग है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन भी क्या है, एक तरह से लंबाई है। ठीक, तो इस तरह से ये हो गई व्युत्पन्न राशियां। और इन व्युत्पन्न राशियों के मात्रक भी होते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक देखें तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का मीटर गुणे चौड़ाई का मीटर, यानी क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। ठीक, आयतन लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, यानी मीटर गुणे मीटर क्या बन जाएगा, घन मीटर या मीटर क्यूब हो जाएगा। चाल का अगर देखें तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का क्या होता है, मीटर, बटे समय का होता है सेकंड। ठीक, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकंड की घात ऋण 1। सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो ऋण की घात लग जाएगी। ठीक, हर से जब अंश में ले जाएंगे तो ऋण की घात लग जाएगी। तो कहीं कहीं पर आपको ऐसे हो सकता है किताबों में लिखा मिल जाए, अदरवाइज आप लोग ऐसे ही लिखो, वो सुइटेबल
स्टेबल है। इसी तरह से वेग का विस्थापन बटे समय, विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर बटे समय का मात्रक सेकंड, है ना। तो इस तरह से जैसे हम घनत्व की बात कर रहे थे पीछे, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हम देखें घनत्व का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम बटे आयतन का मात्रक अभी हमने क्या निकाला, मीटर क्यूब, है ना। तो इस तरह से ये हो गया घनत्व का मात्रक। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा अभी, भौतिक विज्ञान क्या है, ठीक, भौतिक राशियां क्या है, भौतिक राशियां कितने टाइप की मिली, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां आप लोगों ने पढ़ा केवल 7 हैं, ठीक है ना। उन मूल राशियों के मूल मात्रक आप लोगों ने पढ़ लिए, व्युत्पन्न राशियां भी पढ़ ली, और मैंने आप लोगों को मात्रकों की पद्धतियों की भी सामान्य जानकारी दी। हालांकि ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो आज अभी इतना ही रखता हूँ। ये बेसिक जानकारी आप लोग क्लियर रखें, मात्रकों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। भौतिक विज्ञान में अगर आप लोगों ने मात्रक नहीं लिखा, इसका मतलब है कि आपने जो परिभाषा लिखी है, जो बताया है, जो परीक्षा में लिखा है, वह पूरी तरह से गलत है। बिना मात्रक के भौतिक विज्ञान नहीं चलती है, ठीक है ना। इसलिए मात्रकों का ध्यान रखना, मात्रकों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। मात्रक कैसे बन जाते हैं वो मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर गुणे मीटर यानी क्या बन गया, मीटर स्क्वायर बन गया, ऐसे बताया ना। तो इस तरह से आप लोग मात्रक बनाना भी सीख लें। कोई राशि अगर पता है वह किन किन पर निर्भर करती है, तो हम उनके मात्रक भी अपने से बना सकते हैं। तो ये काम आप लोग अपने से घर में जरूर करें, ठीक है। आगे मैं अब अगले वीडियो में आप लोगों के सिलेबस में जो रखा हुआ है, मैं पूरी फिजिक्स पढ़ाना क्रम से शुरू करूंगा कक्षा 9 में, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो मिलते रहें, ठीक है।